चुनाव आयोग के दायित्वों की श्रृंखला में उसका अगला जो काम है वह है चुनाव की तारीख और कार्यक्रम तय करना। चुनाव की तारीखें और कार्यक्रम, ये जो लोकसभा के चुनाव होते हैं ये कोई एक दिन में पूरे देश में नहीं होते। अर्थात 543 जो निर्वाचन क्षेत्र हैं उन 543 के 543 में एक साथ नहीं होता। कारण कि इतने चुनाव क्षेत्रों में यदि हम औसतन 500 मतदान केंद्र माने तो मतदान केंद्रों की संख्या बहुत विशाल है और ये आवश्यक है कि मतदान केंद्रों में पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था हो, सिक्योरिटी पर्सनल हो, उतने कर्मचारी हों आदि आदि। इसलिए इसको कुछ चरणों में किया जाता है और चरणों के लिए अलग अलग तारीखें होती हैं। निश्चित नहीं है कि ये तारीखें एक दिन फिर उसके तुरंत बाद अगले दिन, उसके तुरंत बाद अगले दिन, ऐसा नहीं है। अलग अलग क्षेत्रों का चयन करके चुनाव आयोग अलग अलग तारीखें देता है और ये 6-7 चरणों में चुनाव होते हैं जो हो सकता है 1 माह या 1.5 माह के कुल अंतराल में हों। 30 से 40 दिन के कुल अंतराल में 6 या 7 चरणों के चुनाव हों। एक चरण के चुनाव में लगभग 50-60 सीटों में मतदान होता है। इनकी तारीखें तय करना, उसके बाद राज्यसभा के चुनाव की तारीखें तय करना, विधानसभा के चुनाव की तारीखें तय करना, उपचुनावों की तारीखें तय करना, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव की तारीख तय करना आदि आदि। ये सब जो पूरी प्रक्रिया है ये चुनाव आयोग के लिए बहुत अहम है। तारीखों के चयन में बहुत सारे बिंदु आते हैं। जिन क्षेत्रों में चुनाव प्रस्तावित है उस तारीख को वहाँ पर कोई त्यौहार ना हो, किसी तरह की छुट्टियाँ ना हो, मौसम को देखकर, वहाँ की वस्त गर्मी सर्दी बरसात को देखकर और बहुत से कारणों को देखकर फिर विभिन्न क्षेत्रों की तारीखें तय की जाती हैं। बहुत अहम काम है ये और इसको चुनाव आयोग बड़ी बखूबी करता है। लेकिन इन तारीखों के निर्णय के समय वह सरकार से जरूर परामर्श करता है। तो आपको याद रखना होगा कि तारीखों के निर्णय का जिम्मा जहां चुनाव आयोग का है वह इसके निर्णय के संबंध में सरकार से जरूर बातचीत करता है, सलाह मशवरा करता है और इसके बाद ही इन तारीखों की घोषणा करता है। इस बात का निर्णय भी निर्वाचन आयोग लेता है कि नामांकन पत्र भरने की तारीख क्या रहेगी, पत्रों की जांच की तारीख क्या रहेगी, नाम वापस लेने की तारीख क्या रहेगी आदि आदि। अब जहां तक ये 3 बातें हैं, थोड़ा सा मैं चुनाव की प्रक्रिया पे यहीं पे बता देना चाहूँगा कि चुनाव आयोग, कल्पना करिए छत्तीसगढ़ क्षेत्र और महाराष्ट्र के एक क्षेत्र को लेकर घोषणा करता है कि यहाँ पे 25 मई को चुनाव होंगे, लोकसभा का चुनाव। जहाँ तक इस क्षेत्र की बात है तो एक चरण में यहाँ पे समझ लीजिए 25 लोकसभा सीटें हैं और उन 25 लोकसभा सीटों का चुनाव का मतदान 25 मई को है। अब 25 मई को यदि मतदान की तारीख तय की गई तो उसके साथ ही साथ चुनाव आयोग को कुछ अन्य तारीखों की भी घोषणा करनी होती है और वे तारीखें होती हैं सामान्यतः नामांकन पत्र भरने की। उम्मीदवारों के द्वारा किस तारीख तक मुख्य निर्वाचन आयुक्त, मुख्य निर्वाचन अधिकारी जो जिले के होते हैं उनके पास किस तारीख तक आवेदन नामांकन भरा जाएगा। उम्मीदवारों द्वारा विभिन्न दल अपने उम्मीदवार घोषित करते हैं, स्वतंत्र उम्मीदवार भी तैयारी करते हैं और जो फॉर्मेलिटी है आवेदन करने की उसको पूरा करते हुए वे मुख्य चुनाव अधिकारी के पास जाकर अपना नामांकन पत्र देते हैं। तो एक तारीख उसकी हुई। नामांकन पत्र देने के बाद जब तारीख समाप्त होती है नामांकन पत्र भरने की तो उसके बाद एक तारीख और आती है, तय की जाती है कि इन पत्रों की जांच करने की तारीख। अंतिम दिन उसके
नामांकन भरने के अंतिम दिन के बाद पत्रों की जांच की तारीख घोषित होगी। उन पत्रों का, उन आवेदनों की जांच की जाएगी और पात्रता पाए गए उम्मीदवारों के नाम अलग रखे जाएंगे। और कई फॉर्म रद्द भी होते हैं, अपूर्ण पाए जाते हैं, गलत पाए जाते हैं। ऐसी स्थिति में उन नामांकन पत्रों को अलग कर दिया जाएगा। इसके बाद एक तिथि और आती है जिसमें उम्मीदवारों को ये मौका दिया जाता है कि आपने नामांकन पत्र तो भरा, पर यदि किसी कारण से आपको अपना नाम वापस लेना है तो आप घोषणा करें और ऐसा एक आवेदन दें। ये वापस लेना क्यों होता है? कई उम्मीदवार शुरू में भर तो देते हैं, बाद में कई कारणों से लगता है कि नहीं, मुझे चुनाव नहीं लड़ना है, नहीं लड़ सकता, नहीं लड़ना चाहिए, और जो सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करते हैं वो पैसा वापस मिल जाए। तो आवेदन करने पे वो पैसा भी वापस मिलता है। तो नाम वापस करने की भी एक तारीख होगी। जब ये तीनों तारीखें गुजर गई, उसके बाद मुख्य निर्वाचन अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी उम्मीदवारों के नाम घोषित करेगा जिनके आवेदन सही पाए गए और जो अब आधिकारिक स्तर पर उम्मीदवार हैं, इनकी घोषणा करेगा। तो इन 3 तारीखों की घोषणा के बाद फिर ये प्रक्रिया होती है और उम्मीदवारों के नाम अंततः चुनाव आयोग के द्वारा घोषित किए जाते हैं और फिर प्रचार होता है। प्रचार के भी कुछ दिन निश्चित होते हैं और जो मतदान की तारीख है, मतदान की तारीख के 48 घंटे पूर्व उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार बंद करने का आदेश रहता है। उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार बंद करने का आदेश रहता है। कब? मतदान की तारीख से 48 घंटे पूर्व। आखिर ऐसा क्यों? ताकि यदि चुनाव प्रचार समाप्त हो तो जो सरकारी मशीनरी है, अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं और संबंधित सामान हैं, ये सब मतदान केंद्रों में पहुंचाए जाएं। पहली बात तो ये, अर्थात मतदान के पहले मतदान केंद्रों की व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए ये समय रखा गया है। और दूसरा कारण ये है कि मतदान से 48 घंटे पूर्व प्रचार समाप्त हो तो मतदाता अब अपने मन में विचार मंथन करके इन 48 घंटों में तय करें कि वे किसे अपना मत देंगे। उनको पर्याप्त समय मिले सोचने का। प्रचार तो हो गया, बहुत दिनों से चल रहा है, अब समाप्त हुआ और अब 48 घंटे उनको अपनी सोच के। तो इस प्रकार ये जो तारीखें हैं, ये तय करने का काम भी चुनाव आयोग करता है। अगला जो इसका कार्यक्षेत्र है वह है 10वें नंबर का निर्वाचन कर्मचारियों पर नियंत्रण। मैंने पूर्व में बताया कि चुनाव आयोग किसी क्षेत्र में चुनाव होने की स्थिति में उस क्षेत्र से संबंधित राज्य सरकार से कर्मचारियों को अपने तहत लेने के लिए आवेदन करता है, उपलब्ध कराए जाने के लिए आवेदन करता है। और ऐसी स्थिति में राज्य सरकार बाध्य है कि वे राज्य के कर्मचारियों की सेवाएं चुनाव के दौरान चुनाव आयोग को स्थानांतरित कर दे। सेवाएं, और जब तक ये सेवाएं उसके पास स्थानांतरित हैं तब तक चुनाव आयोग इन कर्मचारियों के ऊपर उनका सर्वे सर्वा रहता है। तो निर्वाचन आयोग को निर्वाचन कार्य हेतु केंद्र व राज्य सरकारों द्वारा कर्मचारी उपलब्ध कराए जाने की जरूरत पड़ती है। इन सभी कर्मचारियों और अधिकारियों को निर्वाचन संबंधी काम निर्वाचन आयोग के देखरेख में करना होता है। उसके लिए निर्वाचन आयोग समय समय पर रेगुलर तरीके से ट्रेनिंग कराता है, कार्यशाला कराता है, आदि आदि। और समस्त कर्मचारी जो चुनाव आयोग के मातहत राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा भेज दिए जाते हैं, वे आदेशों का पालन करने के लिए बाध्य हैं, जिसको मैं पूर्व में भी जिक्र कर चुका हूँ। चुनाव आयोग के आदेश की अवहेलना बड़ी भारी पड़ती है कर्मचारियों को। स्थानांतरण हो सकता है, सस्पेंशन हो सकता है, सजा भी हो सकती है, गिरफ्तार भी हो सकते हैं। इस प्रकार निर्वाचन आयोग का बड़ा सख्त कंट्रोल कर्मचारियों पर रहता है और यहाँ पे निर्वाचन आयोग की शक्ति दिखाई देती है। नियंत्रण के बाद अगला बिंदु है मतदान केंद्रों की स्थापना का निर्णय।
निर्वाचन आयोग कहाँ कहाँ मतदान केंद्र होंगे, कितने मतदान केंद्र होंगे, इसका निर्णय करता है। किन भवनों में मतदान केंद्र होगा। मतदान समाप्ति के बाद यहाँ से मतदान की पेटियाँ या जिसे हम ईवीएम कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मशीन, वो कहाँ रखी जाएंगी, उसकी व्यवस्था करना, ये भी चुनाव आयोग का काम है। और ये सब पर्याप्त समय में पूरा कर लिया जाना चाहिए। मतदान केंद्र का एक दृश्य देखिए। ये मतदान केंद्र जो होते हैं, इस यहाँ पर वही मतदाता आते हैं जिनका नाम इस मतदान केंद्र की मतदाता सूची में है, जैसा मैंने पहले बताया। तो ये मतदान केंद्रों की स्थापना का काम। इसके बाद 12वां जो उसका दायरा है कार्यक्षेत्र का, वह है कौन कौन से निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित हैं, ये तय करना और इसकी घोषणा करना। आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण जो सामान्यतया अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित किए जाते हैं, इन आरक्षित चुनाव निर्वाचन क्षेत्रों की घोषणा करना। क्योंकि इन आरक्षित क्षेत्रों में जिस वर्ग के लिए आरक्षित है, केवल उसी वर्ग का उम्मीदवार ही चुनाव में खड़ा हो सकता है, अन्य वर्ग के लोग नहीं। मतदान तो सभी करेंगे, लेकिन प्रत्याशी कौन बन सकता है, केवल उसी वर्ग का व्यक्ति जो जिस वर्ग के लिए यहाँ पर आरक्षण किया गया है। इसके बाद अगला है चुनाव व्यय का लेखा जोखा करना और जांच करना। ये एक बहुत अहम बिंदु है भारत के परिप्रेक्ष्य में, खासकर जहां ऐसा माना जाता है कि चुनाव के नाम पर बहुत पैसा फूंका जाता है। सत्ता का लोभ लोगों में इतना है कि जो लोग उम्मीदवार बनते हैं वे पैसा लुटाते हैं, और फिर यदि उन्होंने चुनाव में एक्स अमाउंट खर्च किया तो फिर चुनाव के बाद यदि वे सफल हो गए और एमएलए या एमपी बन गए, लोकसभा सदस्य या विधानसभा सदस्य बन गए, तो एक्स को कम से कम 4x 5x में बदलने का प्रयास करते हैं। इसी उम्मीद में वे चुनाव लड़ते हैं। ऐसी भावनाएं जनता के मन में भारतीय चुनाव प्रक्रिया को लेकर आ गई हैं, और इस पर नियंत्रण रखने के लिए चुनाव आयोग बहुत प्रयास करता है। लोकसभा और विधानसभा के चुनाव के उम्मीदवारों द्वारा व्यय की जाने वाली राशि निश्चित करता है। वह उम्मीदवारों को सूचित करता है कि आपके द्वारा कुल राशि चुनाव प्रचार के नाम से इतनी तय की गई है। सभी लोगों के लिए एक अमाउंट रहता है, एक राशि रहती है। उस राशि के अंदर ही चुनाव प्रचार किया जा सकता है। ये बात दूसरी है कि जो चुनाव प्रचार के नाम से जो खर्चे किए गए उम्मीदवार द्वारा, वे खर्चे सही रूप से दिखाए गए हैं कि नहीं। बहुत से खर्चे ऐसे भी हैं जो दिखाई नहीं देते, परोक्ष हो जाते हैं। वैसे चुनाव आयोग अपने अधिकारियों के माध्यम से इन लोगों पर बड़ी कड़ी नज़र रखता है। ये बता दूं, चुनाव आयोग अपने अधिकारियों के माध्यम से बहुत कड़ी नज़र रखता है उम्मीदवारों के खर्चों पर। चुनाव के पश्चात उम्मीदवारों के लिए आवश्यक है कि वे व्यय का पूरा ब्यौरा दें एक निश्चित दिन के अंदर तक, और ये ब्यौरा निश्चित प्रारूप में हो, उसकी एक प्रारूप होता है, और आयोग खर्च के इस विवरण की सत्यता की जांच करता है। यदि किसी व्यक्ति ने चुनाव के बाद, चाहे वो हारा हुआ हो व्यक्ति चाहे जीता हुआ हो, यदि वह उम्मीदवार था तो उसे ब्यौरा देना पड़ेगा खर्च का एक निश्चित प्रारूप में। और यदि प्रारूप में वो ब्यौरा नहीं देता है, फेल हो जाता है, तो अगले चुनाव में चुनाव आयोग संभवतः उसे चुनाव लड़ने से वंचित कर देगा, क्योंकि उसने पिछले चुनाव की जो प्रक्रिया है उसको पूरा नहीं किया है। उम्मीदवार के लिए ये इतना आवश्यक है खर्च का ब्यौरा देना, और चुनाव आयोग इसकी सत्यता को, उसके ब्यौरे की सत्यता को पता लगाने के लिए बहुत तरीके के प्रयास करता है, सत्यता की जांच करता है अपने तरीके से।
और गलत पाए जाने पर यदि वह उम्मीदवार जीत भी गया हो तो उसके चुनाव को रद्द कर सकता है और जो दूसरे नंबर का जो उम्मीदवार था मतदान की संख्या में वो विजयी घोषित किया जा सकता है। ऐसी भी संभावनाएं हैं और ऐसा भी हुआ है। साथ ही साथ ये भी जरूरी है कि चुनाव आयोग ये जरूर देखे कि जो उम्मीदवार हैं वे सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग तो नहीं कर रहे हैं, अर्थात सरकारी पैसे से पेट्रोल तो नहीं खरीद रहे हैं चुनाव प्रचार के लिए, सरकारी वाहनों का तो उपयोग नहीं कर रहे हैं चुनाव प्रचार के लिए, सरकारी कर्मचारियों को तो अपने साथ नहीं ले जा रहे हैं चुनाव प्रचार के लिए, आदि आदि। यानी ये सुनिश्चित, और ये इसलिए है ये नियम कि सरकारी मशीनरी का उपयोग ना कर रहे हों, क्योंकि उन उम्मीदवारों का क्या हाल जो सरकार की तरफ ना हो, विरोधी दल के हों। तो इसका मतलब ये हुआ कि उनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिला। सभी उम्मीदवारों को एक स्तर का मैदान मिलना चाहिए, एक जैसा मैदान। यदि सत्तारूढ़ दल के लोग सरकारी मशीनरी का उपयोग करेंगे तो विरोधी दल तो नहीं कर पाएगा, तो क्या मैदान एक जैसा है? नहीं है। इनको फायदा रहेगा। इस फायदे से बचाने के लिए, इसका नाजायज उपयोग ना हो इसलिए ये सुनिश्चित किया गया है कि किसी भी तरह की सरकारी मशीनरी का उपयोग चुनाव प्रचार में नहीं किया जाना चाहिए और ऐसा पाए जाने पर उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है, आपकी जो लोकसभा की जो सीट है वो रद्द हो सकती है। बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है श्रीमती इंदिरा गांधी का। श्रीमती इंदिरा गांधी जब चुनाव में जीती थी तो उनकी विजय के बाद एक उम्मीदवार ने उच्च न्यायालय में केस किया और बताया कि इन्होंने सरकारी मशीनरी का उपयोग किया है और इनके खर्चे भी कुछ ज़्यादा हैं, जो व्यय सीमा तय की गई थी उससे ज़्यादा है। सरकारी मशीनरी के उपयोग के नाम से ये पाया गया माननीय न्यायालय द्वारा कि पुलिस की या सरकार की एक दो जीपों का उपयोग करते हुए ये साबित हुआ कि सरकारी मशीनरी का उपयोग हुआ। परिणाम कि श्रीमती इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा क्योंकि वह लोकसभा की सदस्य नहीं रही। उनकी लोकसभा की सदस्यता को रद्द करने का आदेश आया माननीय उच्च न्यायालय द्वारा। तो आप सोच सकते हैं कि उच्च न्यायालय की चुनाव आयोग की कितनी महती जिम्मेदारियां हैं। इसके साथ ही अगला जो काम है वो हम अन्य कार्यों में जोड़ सकते हैं। 14वें कार्यों को अन्य कार्यों में पहला पर्यवेक्षकों की नियुक्ति। पर्यवेक्षक क्या होते हैं? जैसा मैंने बताया, उम्मीदवारों की गतिविधियों पे पैनी नज़र रखना, चाहे उनके खर्चों पर, चाहे उनके द्वारा किए गए कार्यों पर, चाहे उनके भाषणों की भाषा पर, चाहे उनके द्वारा किए गए संभावित भ्रष्टाचार की शंका को लेकर, ये सब, चाहे सरकारी मशीनरी के उपयोग दुरुपयोग के लिए, ये सब को देखने के लिए हर क्षेत्र में पर्यवेक्षक नियुक्त होते हैं जो नज़र रखे रहते हैं और गलत उम्मीदवार द्वारा कुछ गलत किए जाने पर, दल द्वारा कुछ गलत किए जाने पर चुनाव आयोग को सूचित करते हैं और चुनाव आयोग तदनुसार उचित कार्रवाई करता है। दूसरा, चुनाव आयोग संसद और विधानमंडल इनके चुनाव के पश्चात जो अयोग्यताओं के प्रश्न पर राष्ट्रपति और राज्यपाल को सलाह मशविरा देते हैं। तीसरा, चुनाव याचिकाओं के संबंध में सरकार को आवश्यक परामर्श देना। जब चुनाव हो जाते हैं तो बहुत से लोग, खासकर हारे हुए दल या हारे हुए व्यक्ति, उम्मीदवार, चुनाव याचिका दायर करते हैं जिसमें वे जीते हुए उम्मीदवार के प्रति कुछ आरोप लगाते हैं और ऐसा कहते हुए साबित करना चाहते हैं कि उम्मीदवार ने गलत उपयोग किया, गलत तरीके से चुनाव जीता है। ऐसी स्थिति में इन याचिकाओं पर विचार विमर्श के लिए सरकार जो है वो चुनाव आयोग से सलाह मशविरा करती है और ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है।
चुनाव आयोग के अन्य कार्य क्षेत्रों में एक और कार्य है, वह है चुनाव आयुक्तों की क्षेत्रीय स्तर पर यानी प्रादेशिक आयुक्तों की नियुक्ति के लिए आयोग द्वारा राष्ट्रपति से परामर्श किया जाता है। आयोग द्वारा राष्ट्रपति को परामर्श देना होता है। ये भी एक उसकी महती जिम्मेदारी है कि किसे क्षेत्रीय चुनाव आयुक्त बनाया जाए। सामान्यतः क्षेत्रीय चुनाव आयुक्त के स्तर पर शासन में जो व्यवस्थापिका जो कार्यपालिका के लोग होते हैं, उनमें उच्च पदों पर पदस्थ किसी व्यक्ति को या किसी रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट को चुनाव आयोग का क्षेत्रीय आयुक्त बनाया जाता है। उनके अनुभवों का लाभ लेने के लिए, उनके संबंधों का लाभ लेने के लिए चुनाव आयोग सामान्यतः ऐसी स्थिति में ऐसे व्यक्तियों को चयन करता है या राष्ट्रपति को सलाह देता है। इसके बाद चुनावों के दौरान जो हिंसा होती है, कई बार मतदान केंद्रों पर कब्जा करने की शिकायतें आती हैं, वोटिंग के दौरान मशीनों के खराब होने की शिकायतें आती हैं, आदि आदि। अर्थात चुनाव के दौरान हुई किसी भी तरह गड़बड़ी की जांच करवाने का काम चुनाव आयोग का है और फिर वह निर्णय लेता है कि क्या मतदान केंद्र के संबंध में दी गई कोई शिकायत सही है। यदि नहीं है तो मतदान केंद्र के मतों को यथावत माना जाएगा। यदि उसे लगता है कि शिकायत जायज़ है तो या तो मतदान केंद्र में पुनः चुनाव कराएगा कोई अगली तारीख देकर, और या हो सकता है कि पूरे के पूरे निर्वाचन क्षेत्र में, अर्थात उस जहां पर वे मतदान केंद्र स्थित हैं, ऐसे पूरे के पूरे निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव को पूरी तरह खारिज कर दे और वोटिंग या मतदान की नई तिथि देकर मतदाताओं से अनुरोध करे कि वे दोबारा मतदान के लिए आएं। ऐसी स्थितियां कमोबेश कई बार भारत में हुई हैं जब नई तारीखें तय की गई, क्योंकि कई बार देखा गया कि कुछ अराजक तत्व माहौल बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। कुछ दल इस प्रयास में रहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मत उनके पक्ष में जाएं, और यदि ऐसी शंका रहती है कि उनके पक्ष में नहीं जा रहे हैं तो मशीनों को लूट लिया जाता है, कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार किया जाने लगता है और कई बातें होती हैं। तो ऐसी स्थिति में चुनाव आयोग को अधिकार है अंतिम निर्णय लेने का। इन कार्यों के अतिरिक्त चुनाव आयोग से ये भी अपेक्षा की जाती है कि वह समय समय पर चुनाव प्रक्रिया में कुछ यदि खामियां हैं तो उनमें सुधार के लिए सुझाव देता रहे सरकार को, और ऐसा करते हुए वह चुनाव आयोग चुनाव की कुल प्रक्रिया में सतत रूप से सुधार लाता रहे। तो ये इस प्रकार हम देखते हैं कि चुनाव आयोग का कार्य क्षेत्र बहुत बड़ा है। आपको लगता होगा कि चुनाव तो 5 वर्ष में एक बार होते हैं, पर ऐसा नहीं है। राज्यसभा के चुनाव, लोकसभा के चुनाव, विधानसभा के चुनाव, विधान परिषद के चुनाव, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इनके चुनाव और उसके अलावा बहुत सारे उपचुनाव। राज्यसभा के उपचुनाव जो होते हैं वो 1/3 होते हैं हर 2-2 वर्ष में। तो आप पाएंगे कि चुनाव आयोग सतत रूप से चुनाव में व्यस्त रहता है और हर वर्ष अच्छी खासी संख्या में चुनाव होते हैं भारत जैसे विशाल देश में, और इसलिए चुनाव आयोग को हमेशा सतत रूप से अलर्ट रहना पड़ता है और उसके ऊपर एक महती जिम्मेदारी है ये सुनिश्चित करने के लिए कि जो चुनाव हो रहे हैं वो निष्पक्ष हों और वे साथ ही साथ ट्रांसपेरेंट हों, पारदर्शी हों। चुनाव आयोग की भूमिका पर यदि बात करें तो हमने जो बताया कि इससे संबंधित सभी शक्तियां और दायित्व उसके क्या क्या हैं। भारत के संबंध में इसमें कोई दो मत नहीं कि निर्वाचन आयोग ने भारत के संदर्भ में बहुत मर्यादित रूप से अपनी भूमिका निभाई है। मर्यादित रूप अर्थात अपने दायरे के अंदर रहते हुए। उसकी शक्तियां तो महती हैं, बहुत हैं,
लेकिन उन शक्तियों का उसने दुरुपयोग नहीं किया। दायरे के अंदर रहते हुए उसने सुनिश्चित किया कि चुनाव आयोग या चुनाव की प्रक्रिया निष्पक्ष दिखाई दे। और इस संबंध में मैंने आपको पूर्व में श्री टी.एन. शेषन के बारे में बताया था। ऐसे बहुत से कई ऐसे चुनाव आयुक्त हुए, मुख्य चुनाव आयुक्त हुए, जिन्होंने ये सुनिश्चित किया कि चुनाव आयोग निष्पक्ष करे, काम करे ही ना बल्कि निष्पक्ष दिखे भी। करना और दिखना दोनों आवश्यक है। ईमानदार होना और ईमानदार दिखना दोनों ही आवश्यक है, क्योंकि वे जनता की नज़र में सतत रूप से उनकी नज़र में है जनता के। जनता उनको हर समय जनता की निगाह सतत रूप से उन पर बनी हुई है। उनकी हर गतिविधि पर पैनी नज़र रखती है जनता और अपना निष्कर्ष निकालती है। तो ये बड़ी खुशी की बात है कि हमारे यहाँ चुनाव आयोग ने अपनी भूमिका को अपेक्षित तरीके से निभाया है और कार्य किया है। इसके बावजूद कि भारत की चुनाव प्रक्रिया में कई बुराइयां भी हैं, कई समस्याएं हैं, इन समस्याओं, इन दिक्कतों के बावजूद चुनाव आयोग द्वारा किए गए कार्य प्रशंसनीय हैं।